इरडो का प्रॉब्लम नंबर 1.11 यानी जो पहला सेक्शन अपना चल रहा है इरडो सॉल्यूशन सीरीज में फिजिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, उसमें प्रॉब्लम नंबर 11 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो अभी 11वां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं प्रॉब्लम पढ़ देता हूं। टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन g at the initial moment of the particles were located at one point and moved with the velocity 3 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors becomes mutually perpendicular. चलो एक बार और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। एक टाइम पे वो एक ही जगह पे रहते हैं। मान लो जब स्टार्टिंग पॉइंट है t को 0 पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही पॉइंट पर वो दोनों पार्टिकल लोकेटेड है एक जगह पे। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल वेर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ कुछ चीजें इस क्वेश्चन में अपने दिमाग में खुद इमेजिन करो, इसका इमेज ड्रॉ करना सीखो कि दो पार्टिकल एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे लोकेटेड है। फिर वो जब भागते हैं तो एक 3 मीटर पर सेकेंड से एक 4 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, और वो भी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली एक ऐसे भागता है, एक ऐसे भागता है। तो सीधी बात है, अगर हम एक बॉल को ऐसा थ्रो करें हॉरिजॉन्टल, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट इंफिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा? नहीं भाई, हमारे हाथ से छूटने के तुरंत बाद ये पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ खींचना शुरू करेगी विद द ग्रेविटी वाले फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब इन दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है वेलोसिटी के डायरेक्शंस, उन दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी के डायरेक्शंस होंगे, उन डायरेक्शंस के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होगा, तो उस समय इन दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या होगा। चलो, हालांकि सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कई मेथड्स इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दो मेथड यहाँ पर डिस्कस कर भी दूंगा मैं आपके साथ। तो चलो पहले एक मेथड से सॉल्व करते हैं, और जो चीजें सोच रखे हैं वही बनाते हैं, उसको इमेजिन करके और एक इमेज ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक टाइम पे वो पार्टिकल यहीं पे है, और उसमें से एक ऐसे चला और एक पार्टिकल ऐसे चला। मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड से और ये 4 मीटर पर सेकंड से। तो अभी मैं मान लेता हूं कि ये v1 से चला और ये v2 से चला। तो जैसे ही ये रिलीज होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, तो इनका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। कुछ ऐसा। अब मान लो कि यहां ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, यहां ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। अब इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस को, यानी अगर ये v1 का डायरेक्शन है और ये v2 का डायरेक्शन है, तो इन दोनों को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें कहीं, इन्हें अगर पीछे एक्सटेंड करें, तो ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों के बीच में कभी तो एंगल 90 डिग्री होगा ही। भाई ये वाला एंगल देखो, ऊपर वाला पहले ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा ऐसा, पार्टिकल जब दूर भाग रहे होंगे तो ऐसा ऐसा, कभी तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ ही होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि जब इन दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो उस समय पे ये कितनी दूर होंगी, एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, यही हमको सेपरेशन फाइंड आउट करना है। ये मान लो बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी ज्योमेट्री बनानी है, तो सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये पार्टिकल नंबर 1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या ग्रेविटी इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट करेगी? क्या चेंज लाएगी उसमें? नहीं, ग्रेविटी तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को ही चेंज करती है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल का ये वाला वेलोसिटी यानी v1 जितना था उतना ही रहेगा। हाँ, एक और वेलोसिटी उसमें और आ जानी है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अपनी तरफ खींचने की वजह से एक और वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर इज gt, v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो कितना हो जाएगा ये? gt। अब तो इस तरफ वाली वेलोसिटी क्या मान सकते हैं? मान लो मैं मान लेता हूं v1 डैश, क्योंकि अब ये v1 तो रह नहीं गया,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो V1 से कुछ अलग ही होगा, तो उसे मान लेते हैं V1 डैश। सिमिलर केस है यहाँ पे भी कि ये वाला जो कंपोनेंट है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये पार्टिकल नंबर 2 इधर जा रहा था V2 से, ये वाला तो V2 ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी इस वाले वेलोसिटी को चेंज नहीं करने वाली, ग्रेविटी केवल इस वाले वेलोसिटी को चेंज करेगी, यानी कि इधर वाले कंपोनेंट को। तो ये V2 तो उतना ही रहेगा, बट उसके साथ एक और वेलोसिटी यहां भी ऐड हो जाएगी, और वो भी कितनी होगी, GT। अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल θ1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, θ1। ऐसे ही ये वाला एंगल मान लेते हैं θ2, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, θ2। अब हमसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल मिल करके यानी θ1 और θ2 जब मिल करके हो जाएंगे 90 डिग्री, तो उस समय पे ये जो सेपरेशन है, पार्टिकल 1 मान लो पॉइंट ए पे है, पार्टिकल 2 इस समय पॉइंट बी पे है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी हमें डिस्टेंस बताना है AB का, ये AB का सेपरेशन बताना है हमें, ये सेपरेशन। अब इसके लिए क्या करें, तो सबसे आसान तरीका है ज्योमेट्रिकल मेथड लगाएं, ज्योमेट्री है थोड़ी सी हेल्प ले। अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये आपका V1 है, भाई ये तो इसके इक्वल होगा, और ये कितना है, V1। ऐसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें देखें तो ये आपका V2 है और ये GT है। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, tan θ1 प्लस θ2। हमें ये A और B के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या है, तब फाइंड आउट करना है जबकि इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, यानी कि पार्टिकल नंबर 1 का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है V1 डैश, पार्टिकल नंबर 2 के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है V2 डैश, तो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और यही क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स देन फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं tan θ1 प्लस θ2, तो फॉर्मूला होता है आपका tan A प्लस B का, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब चूंकि ये तो दोनों मिल करके θ1 θ2 कितना है, 90 डिग्री है, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। 1/0 अगर मैं लिख दूं और फिर इक्वेट कर दूं इससे, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म और 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप एल्डो सॉल्व कर रहे हैं, तो इतनी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 0। सो 1 इज इक्वल टू tan θ1 इंटू tan θ2। अब इस ज्योमेट्री को देख करके बस tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, V1 अपॉन बेस क्या है, GT। ऐसे ही उस वाले ट्रायंगल में जहां θ2 एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या है, V2 और बेस क्या है, GT, तो V2 अपॉन GT। अब इसे सॉल्व कर लें तो इसको उधर कर दें, इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो G² T² इज इक्वल टू V1 V2। अब यहां से T की वैल्यू बहुत आराम से लिख सकते हैं, √V1 V2 अपॉन G। यानी ये वो टाइम है जिस टाइम पर मान लो यहाँ T इक्वल 0 पर पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर टाइम T पार्टिकल यहाँ पे हैं, जब उनके वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके वेलोसिटी वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये टाइम T टाइम के बाद हुआ, और वो टाइम हमने निकाल लिया कि वो टाइम क्या है, √V1 V2 अपॉन G। चाहो तो वैल्यूज रख करके और यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। V1 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मैं लिख दूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है V1 3 मीटर पर सेकेंड और V2 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो चाहो तो वैल्यूज रख करके और G की वैल्यू रख देना 10, तो निकल जाएगा। खैर अभी हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें सेपरेशन चाहिए। तो अगर सेपरेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों का, तो मान लो ये डिस्टेंस है x1 यहां से लेके यहां तक का, और ये डिस्टेंस है x2 यहां से यहां तक का। तो कुल मिला के जो डिस्टेंस AB लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, x1 प्लस x2। अब x1 क्या लिखा जाएगा, पार्टिकल पहले कहां था, यहां, पार्टिकल नंबर 1 कहां था, यहां, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो x1 भाई मान लो यहां था तो इसकी सीध में यही था, यहां से वो इधर जब भागा
v1 वेलोसिटी से, तो कितना डिस्प्लेस हुआ इधर हॉरिजॉन्टल में, x1, वर्टिकल छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस हुआ x1, और हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है क्या v1, सो v1 से भागा x1 उसने ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में इन टाइम t, तो रिलेशन क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, प्लस ऐसे ही v2 इंटू टी लिखा जाएगा दूसरे वाले के लिए। फिर मैं याद दिला दूं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी चूज करते हैं। अगर आपको नॉर्थ जाना है और नॉर्थ में कहीं 10 किलोमीटर दूर है और आपने अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट की, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या आप टाइम से पहुंच पाएंगे? आपने कैलकुलेशन कर रखी है कि हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग लिया। डिस्प्लेस होना था आपको नॉर्थ में और आपने वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन साउथ में कर दिया, क्या आप कभी पहुंच पाएंगे? तो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब सीधा कहने का ये है कि अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल में, तो वेलोसिटी भी कौन सी चूज करनी होगी, हॉरिजॉन्टल वाली जो चेंज नहीं हो रही है v1, तो v1 इंटू टी प्लस x2 कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, यहां से टाइम कॉमन ले लें तो लिखा जाएगा t v1 प्लस v2, और टाइम की वैल्यू पुट कर दे जो हमने निकाल ली है, तो लिखा जाएगा अंडर रूट v1 v2 अपॉन g इंटू v1 प्लस v2। अब सारी वैल्यू बस पुट कर दो, तो यहां पर जब वैल्यूज पुट करेंगे 3 और 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 अपॉन 10, तो अंडर रूट में 12, तो अंडर रूट में 12 अपॉन 10 इंटू v1 प्लस v2 क्या होगा, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 का मतलब 7, और इसे सॉल्व करें तो अंडर रूट 12 का मतलब है 2 अंडर रूट 3, और 2 अंडर रूट 3 का मतलब होगा 2 इंटू 1.73, 2 इंटू 1.73 इंटू 7 अपॉन 10, और इसे पूरा अगर सॉल्व करें तो 7 इंटू 2 14 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 10, इसे अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर के आसपास की वैल्यू आपको मिलने वाली है। 2.47 के आसपास की वैल्यू आती है, जिसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 2.5 मीटर। दिस इज द आंसर। पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन उस समय पे जब उनके वेलोसिटी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2.5 मीटर। ये तो एक मेथड हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। चलो दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसे सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को, और अपने लास्ट में जो रिजल्ट आया था उसको मुझे उम्मीद है कि नोट करके रखा होगा, ताकि जल्दी से मैच कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये मान लो 4 मीटर पर सेकंड से इधर गया और ये 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ गया, तो इस तरफ के डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा, नेगेटिव। ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर आप ईस्ट को मानते हैं पॉजिटिव तो वेस्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आप 4 मीटर पर सेकंड वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो 3 वाला नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपने 3 को पॉजिटिव मान दिया तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। चलो तो अब इसे वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वेक्टर आता होगा तब तो बहुत ही आसान है, वैसे भी बहुत ज्यादा टफ वेक्टर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आसान सा वेक्टर होगा। इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, मान लो मैं लिखता हूं इनिशियली इसकी वेलोसिटी, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, तो u1 लिखा जाएगा माइनस 3i कैप इसको, और u2 क्या लिखा जाएगा, प्लस 4i कैप। अब आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, तो v1 लिखा जाएगा, v क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, इन वर्टिकल डायरेक्शन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, तो u प्लस जी टी। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। u हमने कितना निकाला था पहले वाले के लिए, माइनस 3i कैप, और प्लस g तो हमेशा माइनस ही रहते हैं, और g का डायरेक्शन वर्टिकल होता है तो j इंटू टी। ये हो गया आपका v1, ऐसे ही v2 लिख दे तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप, ये प्लस में होगा, प्लस माइनस g j कैप और t। दिस इज v1 एंड v2। समझ में आ गया, ये v1 है और ये v2। अब v1 डॉट v2 यानी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 होता है अगर वो परपेंडिकुलर हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स
का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आगे आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ चुके हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो बस इस रिजल्ट को याद रखिए कि अगर वेक्टर के वैसे दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दो वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। तो V1 V2 हम निकाल चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, डॉट मल्टीप्लाई करते हैं और डॉट मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट करते हैं 0। तो V1 है आपका -3i कैप और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, -gj कैप t डॉट ये हो गया आपका 4i कैप माइनस gj कैप इंटू t इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में करूं तो 3 इंटू 4 -12 और ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस एक प्लस और g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपको प्रोडक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा सा सीख लो। i डॉट i की वैल्यू 1, i डॉट j और i डॉट की वैल्यू, मतलब अगर डॉट लगाएंगे और i के साथ किसी और को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट 0 ही देगा। सो i डॉट i तो 1 मिल गया और 3 इंटू 4 क्या मिला, 12 विद माइनस साइन। लेकिन अगर i डॉट j करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने केवल अपने काम भर की चीज मल्टीप्लाई करके रख ली, बाकी तो 0 हो जाएगा। भाई ये i कैप और i कैप वाला मल्टीप्लाई होगा और ये j कैप और j कैप वाला मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा और बचा क्या, g और t, तो gt और gt, तो g स्क्वायर t स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 12 उधर चला जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा ये अपॉन g, ये t की वैल्यू आ गई। अब इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन देख लेते हैं। सो रिलेटिव सेपरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वर्टिकल इक्वेशन लिखते हैं ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और ये सब के सब रिलेटिव, ये याद रहे क्योंकि हम रिलेटिव सेपरेशन देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव, वेलोसिटी भी रिलेटिव और टाइम तो खैर रिलेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है, वो किसी फ्रेम में नहीं आएगा, टाइम तो वैसे ही लिख दिया जाएगा जो हमने निकाला हुआ है √12/g। अब ध्यान से देखो कि u ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, यहां से देखो u1 पता है, u2 पता है, तो मैं लिखता हूं u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा आपका -3i कैप और -4i कैप, ये हो जाएगा। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन नीचे है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, अगर मैं एक पर बैठकर दूसरे को देखूंगा तो वो भी तो उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, g माइनस g। चाहे इस पर बैठकर इसको देखूं, चाहे इस पर बैठकर इसको देखूं, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है रिलेटिव। अब यहां लिखते हैं u1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिखा जाएगा, -3i कैप -4i कैप इनटू टाइम हमने निकाला हुआ है, तो टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, √12/g की वैल्यू ले लेते हैं 10। अब ये -3 -4 कितना हो जाएगा, -7i और मैग्नीट्यूड होगा आपका 7। केवल अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन से कोई मतलब नहीं है। माइनस तो केवल ये बता रहा है कि पार्टिकल इस तरफ है, प्लस ये बता रहा है कि पार्टिकल इस तरफ है। हमें इसके माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड चूज किया, तो 3 और 4 7, तो 7 इंटू √12 का मतलब 2 √3 और √3 का मतलब 1.732 अपॉन 10। अगेन ये वही रिजल्ट है जो आपने उस कैलकुलेशन, लंबे चौड़े कैलकुलेशन से निकाला था। तो वेक्टर मेथड से थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल, वेक्टर हम जब यूज करते हैं तो लंबे लंबे कैलकुलेशन से बच जाते हैं। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2.5 ही आएगा, सॉल्व करके चेक कर लेना। 7 इंटू 2 इंटू 1.732 अपॉन 10 अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर के आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि जब उनके वेलोसिटी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो उन पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, कितने सेपरेटेड होंगे, कितने दूर होंगे। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 1.11, जो एक अच्छा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी भी सेक्शन में हो, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक लेवल के प्रॉब्लम दिए रहते हैं,
कुछ नॉलेज बूस्टर प्रॉब्लम दिए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं राइटर को भी या क्वेश्चन पूछने वाले को भी ये समझ में आ जाता है कि हमने इनसे इतने सवाल पूछ लिए हैं कि इनको बेसिक का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, अब इनसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम जब आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो थोड़े से टिपिकल होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक प्रॉब्लम को 2 या 3 मेथड से सॉल्व करके बताऊं, ताकि जो जनरल होता है कि आपको सॉल्यूशन तो हर जगह पे मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे अवेलेबल है, बट कई अलग अलग अप्रोच, कई अलग अलग मेथड से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इवन हम उसको ढंग से डिस्कशन करेंगे। अगले बार में जब हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे इरोडो प्रॉब्लम को, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये कंसेप्ट अलग अलग जगह पे आए तो हमें क्या अप्रोच लगाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हम अगले प्रॉब्लम से अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1.12 के साथ।